हाय वेलकम बिजन लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये हम देख रहे हैं आईटी एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। ये हम हमारा चल रहा है। इसके अंदर आज हम देखेंगे साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब कि आईटी एक्ट के अंदर अगर किसी भी टाइप की कोई कंप्लेंट होती है, कोई एरर आती है, कहीं भी हमें कुछ इश्यू कराना है, ठीक है, कोई कंप्लेंट लेके आनी है, तो उसके लिए हम क्या हमारे पास ऑप्शन आते हैं और क्या हम कर सकते हैं, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अगर हमने कोई रिक्वेस्ट की, किसी ने डिक्लाइन कर दी या रिजेक्ट कर दी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, कहाँ हम अपील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं आज। तो उसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको हम इस देखेंगे। वो हमारा है साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज वन और मोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक से ज्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकती है, उसके पास पावर होती है। पहले हम देख लेंगे इसकी जरूरत क्यों है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जैसे हमने देखा कि कोई यूजर है, मान लो, ठीक है। अब यूजर का किसी ने मतलब यूजर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कुछ भी काम के लिए गया था, ले जो भी चीज़ है, उसका नहीं हो पाया या फिर उसने कुछ और अप्लाई किया तो उसका नहीं। तो क्या करेगा ये? सबसे पहली अथॉरिटी आती है हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये अपनी कंप्लेंट लेके जाएगा, कंप्लेंट। अब इसकी कोई कंप्लेंट थी, इसको कोई दिक्कत आ रही थी, उसने ये बोल दिया सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है, या उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मना कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यूज़र जा सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बाद में कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास आ जाता है। अब जैसे मैंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात करी, ठीक है? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पावर कंट्रोलर देता है कि वो यूज़र के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करे, ठीक है? तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हमारे कंट्रोलर के पास जा सकते हैं, कंट्रोलर उसको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। अगर सॉल्व कर दी, ठीक है, अगली चीज़। दूसरा ऑप्शन आता है कि वो किसके पास जा सकता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकता है, ठीक है? तो ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, ये जनरली जो है 5 करोड़ तक के मैटर देखता है। 5 करोड़ तक के जितने मैटर होते हैं, वो सब यही देखता है, एडजुडिकेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हमारा होता है। और ये जो वो ऑफिसर होता है, इसको क्या होता है, ये ऐसे नहीं किसी को बना दो, ये पर्सन को क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आईटी में, जुडिशियल प्रोसीजर के, लीगल नॉलेज भी होती है इसको। तो इस सब में ये एक्सपीरियंस पर्सन होता है। तो मान लो कि इनने भी किसी ने भी इस चीज़ को हमारी बात नहीं सुनी, तो हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्या करेंगे? मान लो कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं मिला, ना इससे कुछ मिला, ना इससे कुछ मिला। तब हम क्या करेंगे, अगर हम इनके ऑर्डर से कंट्रोलर एडजुडिकेशन ऑफिसर के अगर ऑर्डर से हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपील कर सकते हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अपील करनी पड़ेगी हमें विद इन 45 डे, 45 दिन के अंदर हमें अपील करनी पड़ेगी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो उसके पास हम जाएँगे और उसके पास बताएँगे कि हमारी ये प्रॉब्लम थी। और अपील का जो राइट मिलता है वो हमें मिलता है सेक्शन 57 में। सेक्शन 57 हमें राइट देता है कि हम इनके ऑर्डर के खिलाफ, कंट्रोलर एडजुडिकेशन ऑफिसर के खिलाफ हम साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर, इनके ऑर्डर के 45 दिन के अंदर हम इसके पास साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। अब मान लो कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में बाद में देखेंगे अभी, ठीक है? अब अगला साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है? अगर यहाँ पर भी हमारे जो हम सैटिस्फाई नहीं हुए अब उसके ऑर्डर से, तो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाई कोर्ट हमें जाना होगा इसके ऑर्डर के विदिन 60 डे, 60 दिन के अंदर हमें हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, ठीक है? और हाई कोर्ट में अपील करने की जो हमें पावर मिलती है, वो मिलती है सेक्शन 62। सेक्शन 62 ऑफ आईटी एक्ट से हमें पावर मिलती है कि हम साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगली चीज़, अब साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ये हमारा पूरा प्रोसीजर देखिए कैसे हम इसमें कंप्लेंट लेके जाते हैं और कैसे हमारी कंप्लेंट रिज़ॉल्व होती है। अब साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को हम देखेंगे कि है क्या? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का अधिकार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, इसको स्टेबलाइज़ कर सकती है, कितने भी हमारे अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकती है। जैसे-जैसे काम का लोड बढ़ता जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल बढ़ते जाएँगे। और साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या होता है, एक चेयरमैन होता है।
चेयरमैन, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, केवल एक चेयरमैन होता है, ठीक है? अब चेयरमैन हर किसी को नहीं बना सकता, चेयरमैन वही उसी को बनाया सकता है जो जज ऑफ हाई कोर्ट रहा हो, ठीक है? या प्रेजेंट में हो, या फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? और उसका जो टर्म होता है, उसका होता है 5 ईयर, 5 साल के टर्म के लिए बनता है वो, या फिर 65 ईयर एज। अगर 65 ईयर एज से ज़्यादा हो जाएगी उसकी, तो उसको वो अपने पद को छोड़ देगा। तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो पावर होती है, ये होती है रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, मतलब अपना खुद का प्रोसीजर को रेगुलेट करने की, कैसे उसे काम करना है, उसके पास खुद के पास पावर होती है। कि कहाँ अपनी सेटिंग करनी है, कहाँ मामला सुनना है, इन सब की पावर किसके पास होती है? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी को समन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, किसी को पेश होने का आदेश दे सकता है, किसी के ऊपर फाइन लगा सकता है, किसी को पनिश कर सकता है। ये सारी पावर होती है। इसके अलावा इसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। मतलब सिविल कोर्ट के पास समन करने की सारी जो पावर होती है, वो सिविल कोर्ट की तरह ही साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर होती है। ये हमारा है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगला हम देखेंगे ऑफेंस। जो आईटी एक्ट के अंदर अलग-अलग टाइप के हमारे ऑफेंस आते हैं, ठीक है? मतलब क्राइम। तो आईटी एक्ट के अंदर क्या किस-किस को हम क्राइम बोलते हैं? तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्राइम की हमारे अलग-अलग कैटेगरी आती है। कुछ क्राइम के अंदर हमें सिर्फ़ फ़ाइन देना पड़ता है और कुछ हमारे ऑफ़ेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें पनिशमेंट भी मिलता है। कहीं पे हम पेनल्टी लगाते हैं, कहीं पे हमारा कंप्लीट पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ़ेंस, तो ऑफ़ेंस अलग-अलग टाइप के आते हैं, जैसे सेक्शन 43 का ऑफ़ेंस बोलता है कि पेनल्टी फॉर डैमेज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अगर किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हमने अगर डैमेज कर दिया जानबूझकर, मतलब बिना उसकी परमिशन के किसी के कंप्यूटर सिस्टम को, किसी के डेटा को अगर हमने डैमेज कर दिया, तब हमें मिलती है आर्ट सेक्शन 43 के थ्रू हमें पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो पेनल्टी बोली गई है, वो बोली गई है कि लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी हमें नहीं लगाई जा सकती, ठीक है? मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी नहीं हो सकती है। अगली चीज़ हम देखते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 बोलता है फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और रिटर्न। अगर किसी पर्सन को लगाया गया है कि भाई तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को रखनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है सबको, जो-जो काम के लिए आपको लगाया गया, आपको डेटा बुक मेंटेन रखनी है, किसी पर्सन को उसकी ड्यूटी दी गई। अगर वो उसमें फेल हो जाता है, उसमें नहीं करता है, ठीक है? तो उसको उसी टाइम, मतलब जो फर्स्ट टाइम अगर उसने ये चीज़ प्रॉब्लम की, तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगा 1.5 लाख का। इसके बाद में जितना वो डिले करता जाएगा, उसको ₹5000 पर डे के हिसाब से वो डिले उसके ऊपर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब इतना उसके ऊपर फाइन लगता है। अगला हम देखते हैं, ये जो सारी चीज़ बता रहा हूँ, इनके खिलाफ हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में इन्हीं के खिलाफ जाते हैं, फिर हाई कोर्ट भी जाते हैं। अगला हम देखते हैं सेक्शन 65। अगर किसी के हमने कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के साथ, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अगर टैम्परिंग की है, अगर छेड़छाड़ की है, तब हम यहाँ पर क्राइम होता है 65 अंडर सेक्शन 65 के थ्रू। अगला हम देखते हैं सेक्शन 66। अगर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, मतलब कोई भी पर्सन अगर कंप्यूटर रिलेटेड डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी दिखाता है, कोई फ्रॉड करता है, तो ये सारी चीज़ हमारे क्राइम आते हैं सेक्शन 66। लेकिन बाद में 2008 में सेक्शन 66 को भी अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे बताया गया है, एक हमारी सेक्शन आती है 66 ए। यहाँ पर मिली थी पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंस मैसेज, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू, जैसे ट्विटर पे किसी को गाली दे दी, ट्विटर पे किसी के खिलाफ गलत बोल दिया, किसी रिलीजियस एक्टिविटी के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो हमारा केस बनता है, वो बनता है 66 ए के। तो 66 ए इस टाइप के जो हमारे पनिशमेंट होती है, उसको डील करती है। कोई भी हमने गलत मैसेज भेजा है किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का हमने यूज़ किया है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, जो भी हमने यूज़ किया है। लेकिन ये है हमारी सिस्टम 2015। तो 2015 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया सिंघल। तो श्रेया सिंघल ने कोई अपना पोस्ट किया था, उस पोस्ट के खिलाफ उसके ऊपर एफआईआर हुई और उसको जेल जाना पड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, और हमारा केस आता है सीरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 66 है, ये किसी भी पर्सन को कुछ भी बोलने से, कुछ भी एक्सप्रेस करने से रोकती है। इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है।
तो इस वजह से इसको क्या था 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि अब ये क्या होगी 66 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी पावर नहीं रहेगी। अगला हम देखते हैं 66 बी। तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली क्या करता है, किसी का कंप्यूटर खरीदता है, ठीक है, कंप्यूटर चुराता है, कोई कम्युनिकेशन ड्राइव जो हम हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह होती हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो कोई भी अगर इस टाइप से अगर कोई चोरी करता है, तो उसमें इस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है कम से कम 3 साल। 3 साल तक की इसको पनिशमेंट मिलती है और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगता है। अगर हमारा 66 सी के थ्रू कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करता है, मतलब कि कोई अदर पर्सन का जो पासवर्ड वगैरह चोरी करने की कोशिश करता है, कोई हैकिंग वगैरह करता है, ये सारी चीज़ों में इसमें पनिशमेंट मिलती है 66 सी में। यहाँ पर भी हमारी कितनी है, 3 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अगली हमारी आती है डी, पनिशमेंट चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो किसी अपनी आइडेंटिटी किसी दूसरे नाम से अगर कोई पर्सन किसी का नाम चुरा के अपने कंप्यूटर सोर्स को किसी अदर कंप्यूटर सोर्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई चीटिंग कर रहा है कंप्यूटर, तो उसमें जो हमारी मिलती है, उसमें भी हमारी यही सज़ा आती है। अगला हम देखते हैं ई, तो यहाँ पर वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। कोई पर्सन अगर किसी की प्राइवेसी को वॉयलेट करता है, तो उसमें भी हमारी 3 साल की सज़ा मिलती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना मिलता है। अगला पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म मतलब कंप्यूटर के थ्रू या सोशल मीडिया किसी का भी मतलब साइबर किसी भी टाइप से हम यूज करके कोई भी अगर हम ऐसा क्राइम करते हैं जो साइबर जो टेररिज्म के रिलेटेड आता है, टेररिज्म को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी उनमें हेल्प कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें हैं, तो इनमें हमारे सजा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा हमें मिलती है इसमें, अगर हम साइबर टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अगला हम देखते हैं 66 67। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्सीन मटेरियल है, अगर ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक एडल्ट मूवी है, जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ें अगर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। तो जैसे 66 ए के अंदर, तो यहाँ पर अगर किसी भी टाइप का ऐसा मटेरियल कोई हम ई फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में अगर ट्रांसमिट करते हैं, लेते हैं, देते हैं, जो भी हम या फिर पब्लिश करते हैं, तो उसमें है यहाँ पर हमें सज़ा मिलती है 3 साल की और 5 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन अगर दोबारा फिर पकड़े जाते हैं, तो पहली बार में तो 3 साल की सज़ा है, दूसरी बार में सज़ा हो जाती है 5 साल की, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम है और ये हमारी सेकंड टाइम। लेकिन अगर हम जो है इसी जो सेक्सुअल या ऑब्स्सीन मटेरियल का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, तब ये हमारी सज़ा बढ़ जाती है और यहाँ पर हमें मिलती है पहली बार में 5 साल की सज़ा और सेकंड टाइम में होती है हमारे यहाँ पर 7 साल की सज़ा, अगर कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है तब। अगला हम 69 देखते हैं। तो यहाँ पर आती है पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन या मॉनिटर या डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। तो यहाँ पर पावर होती है कि कोई भी पर्सन जैसे किसी पर्सन को बोला कि भैया अगर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन इस टाइप की कोई वेबसाइट बनती है तो आपको उसे ब्लॉक करना है, तो यहाँ पर उस चीज़ की पावर मिल जाती है। तो अगर वो पर्सन, ठीक है, तो पावर टू इश्यू डायरेक्शन, अगर उसको डायरेक्शन मिली है, अगर वो नहीं करता है तब, ठीक है? तब इसके अंदर क्राइम आता है 69 ए का और हमारा अगर वो इसी टाइप की एक्टिविटी मतलब साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट बनती है, ये सारी चीज़ बनती हैं, तब यहाँ पर उसकी पनिशमेंट हमारी अवेलेबल है। अगला हमारा देखते हैं प्रोटेक्टिव सिस्टम के अंदर। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम का हमारा आता है सेक्शन 70, मतलब कोई इसे अगर हैक करने की कोशिश करता है, ठीक है? या हैक रिलेटेड क्राइम करता है, तो यहाँ पर उसे सज़ा होती है 10 साल की। ठीक है? तो प्रोटेक्टिव सिस्टम वो है जहाँ पे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है? अगर कोई भी पर्सन जो इसको ऑथराइज़ है, ठीक है? एक्सेस करने के लिए इस प्रोटेक्टेड सिस्टम को, वही पर्सन उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर कोई अदर पर्सन ने इस सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसको 10 साल की सज़ा प्रोवाइड होती है। तो इसी के लिए जैसे हमारे मान के चलो कि डिफेंस है, ठीक है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट डेटा होता है, आर्मी का डेटा अगर जो प्रोटेक्टेड सिस्टम मतलब जितने सिस्टम हमारे प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम दिया गया है, एक नोडल एजेंसी बनाई गई है 70 ए के थ्रू, ठीक है? इसका काम है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? और जो हमारी एक एजेंसी है जिसका नाम है जो नेशनल एजेंसी जो ये काम करती है उसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, आईसीईआरटी। इसका काम होता है नेशनल एजेंसी की तरह वर्क करती है,
फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड वर्क इन एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अगला हम देखते हैं 71। तो अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या फिर अगले 72 के अंदर आती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी। अगला डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अगर किसी ने गलत डॉक्यूमेंट यूज किए हैं, गलत डिटेल यूज की है। और अगला कोई इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के इंटेंशन से कुछ पब्लिश किया है उसने। तो ये सारी चीजें का यहाँ पर पनिशमेंट अवेलेबल है। अगला हम देखते हैं आईटी एक्ट की लिमिटेशन क्या है। तो आईटी एक्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है कि ये जो है किसी भी जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को डील नहीं करती। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ट्रैक फॉर्म में जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। अगली चीज़, ये भी हमारे किसी भी डोमेन नेम रिलेटेड इश्यू के ऊपर बात नहीं करती। अगली चीज़, डोमेन नेम नेम होल्डर के ऊपर क्या राइट होंगे उनके ऊपर ये डील नहीं करती। अगली चीज़ आती है, इसने जो हमारे आईटी एक्ट है इसने हमारा साइबर क्राइम जैसे साइबर थेफ्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, हैरेसमेंट है, साइबर डिफेमेशन, साइबर फ्रॉड, मिसयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह, इनके ऊपर इसमें मेंशन नहीं है, इनके ऊपर ये नहीं काम करती। अगली चीज़, एंटी ट्रस्ट एक्ट इश्यू के ऊपर भी ये डील नहीं करती। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं उनको भी ये रेगुलेट नहीं करती। तो इसकी जो प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है? जो इसकी लिमिटेशन आती हैं आईटी एक्ट की। लेकिन टाइम के साथ जैसे-जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किए हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं क्योंकि आज से 20 साल पुराना कानून है। तो 20 साल पुराने कानून में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही होंगी जो धीरे-धीरे टाइम के साथ बढ़ेंगी और ज़रूरत आने पे फिर हो सकता है फ्यूचर में फिर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट किया जाए और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ये था हमारा कंप्लीट आईटी एक्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।